तो वो कुछ डाउनलोड ऑलरेडी मैंने करके रखे हैं। पहले एक काम करते हैं, सीएस वालों के पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप सीएस वालों का पेपर देख लेते हैं, फिर आप लोगों के पेपर से सॉल्व कर लेंगे, आरटीपी वगैरह से सॉल्व कर लेंगे। सीएस वालों तुम्हारे पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन खतरनाक आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 इंटर में भी टफ ही होता है, बट कंपेरेटिवली देखो तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज मोर टफ। इसमें जनरल पॉइंट्स के अलावा वो कुछ कुछ भी चीजें मिक्स कर देते हैं। ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में, एक बार कंपाइल करके। अभी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। आएगा Jan 26 में सैलरी आएगा। अभी उन्हें वापस पूछना चालू किया है, बहुत दिन से सैलरी पूछ नहीं रहे थे। मैं वही देख रहा था, पिछले अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन सैलरी के कम मिले, थोड़ा पूछ सकते हैं। मैंने वो पीडीएफ दिया है, मैंने मैंने अपना पीडीएफ दिया है जो क्लास में अपन ने सॉल्व किया था ना, वो पीडीएफ यार। अब एग्जाम टाइम के पास में एग्जाम के क्वेश्चन करा देता हूँ, मेरे पीडीएफ से तो कर ही सकते हो, वो क्लास में डिस्कस कर ही रखा है। तो पर्टिकुलर्स गिवन बिलो ऑफ मिस्टर रामास्वामी's इनकम, और ये हैदराबाद लिमिटेड, हैदराबाद में पोस्टेड है, हैदराबाद में पोस्टेड है। उसकी बेसिक सैलरी दे रखी है 30,000 पर मंथ। डिस्कस कर लेंगे, कोई पॉइंट स्पेशल दिखा तो अपन उसको सॉल्व करके देख लेंगे। फॉर्मेट तो सेम है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट करना है, और जो जो चीजें ऐड होती जाती है वो पर्टिकुलर्स में लिखते जाओ। बेसिक सैलरी दिसंबर जनवरी तक इतनी है, और उसके बाद 35,000 है। निकाल लोगे सैलरी तो आप लोग, अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखना। फिर डियरनेस अलावेंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो जो भी बेसिक सैलरी बनेगी उसका 30% आ जाएगा डियरनेस अलावेंस। मतलब पूरे साल भर की सैलरी ले लो, उसका 30% कर दो, और 30% का भी 50% कर दो, तो यू विल गेट दी सीडीए एंड ओडीए। 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? सीडीए है, कंडीशनल डियरनेस अलावेंस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 72,000 है, एंड हिज एम्प्लॉयर मैचेस द सेम कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों आ सकता है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 72,000 है, एंड हिज एम्प्लॉयर मैचेस द सेम कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, लेकिन उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा, उसमें से लेस कर दिया 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, 12% ऑफ सैलरी आपने माइनस कर दिया। लीव एनकैशमेंट। अच्छा, लीव एनकैशमेंट के दो बच्चे थे, मैंने आपको कहा था, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एक रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पे मिलता है। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो क्या करे इसका यार, ये लीव सैलरी रिसीव्ड का, लीव एनकैशमेंट का टैक्सेबल कर देना चाहिए मेरे हिसाब से 15,000 ना, ये 15,000 रुपए टैक्सेबल कर देना चाहिए। अच्छा, एडवांस सैलरी का क्या करते हैं दोस्तों? एडवांस सैलरी जो है हमारी टैक्सेबल होती है, एडवांस सैलरी। तो देखो, ही ऑल्सो रिसीव्ड अ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी इन एडवांस विदाउट डियरनेस अलाउंस। तो देखो, अब उसको सैलरी भी मिल रही है, अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, तो उसको एडवांस सैलरी मिल गई। तो एडवांस सैलरी में क्या क्या मिला, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि अलाउंसेस भी मिल गए एडवांस में, कि सिर्फ बेसिक सैलरी मिली। तो ये ऑल्सो रिसीव दी सैलरी फॉर दी मंथ इन एडवांस विदाउट डियरनेस अलाउंस। तो बेटा डियरनेस अलाउंस नहीं मिला है, तो जो सैलरी मिली वो बेसिक सैलरी है, तो अगले साल की अप्रैल की सैलरी 35,000 रुपए होगी, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी बेटा। ठीक है, अगले साल के अप्रैल की सैलरी। ही ऑल्सो रिसीव्ड अरियर्स ऑफ सैलरी, उसको पिछले सालों का अरियर भी मिला है, ऑन द सेम डे अज्यूमिंग इट इज नॉट टैक्स्ड ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, इनका अजम्पशन है भाई, जनरली सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये बोल रहे बेटा पिछले साल मार्च की सैलरी जो है अरियर थी, पिछले मार्च की सैलरी अरियर थी। अब होगी, पता नहीं क्यों होगी अरियर, इनका कोई लॉजिक होगा। अब क्वेश्चन को आर्ग्यू तो नहीं कर सकते, तो चलते चलते अरियर क्यों हो जाता है। अरियर में बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। जैसे मान लो कि ना आपकी ना सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या कर दी गई, एनहांस, तो वो मैं मान सकता हूँ कि वो अरियर रहा होगा, इस साल मिला होगा क्योंकि उस साल ड्यू नहीं हुआ होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं पिछले साल के मार्च की सैलरी ड्यू थी, तो अब ये टैक्सेबल हो जाएगी।
कि पिछले साल ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हुई होगी बिकॉज इट वाज नॉट ड्यू और नॉट रिसीव, तो इस साल टैक्सेबल हो जाएगी। तो ऑल्सो रिसीव, अब इसमें सैलरी का मतलब क्या है, अरियर्स ऑफ सैलरी में मैं भी यही मानूंगा कि सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा है। आई कैन पुट अ नोट कि आई एम अज्यूमिंग सिर्फ बेसिक सैलरी ऑफ दैट मार्च। तो बेटा मार्च की जो बेसिक सैलरी रहेगी ना वो रहेगी 30,000, क्योंकि आपकी जनवरी तक सैलरी कितनी थी 2025, तो जनवरी 2025 तक आपकी सैलरी 30,000 थी। तो आपको पिछले साल के मार्च की मिली तो तब आपकी सैलरी रही होगी 30,000। तो आई एम अज्यूमिंग कि यार बेसिक से आप ये भी अजम्पशन कर सकते हो कि मार्च की जो पूरी सैलरी है, एक तो कौन सी, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस, ये दोनों आपको मिले हैं। फिर नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर स्पेंट 74,000 ऑन अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर अपग्रेडिंग रामास्वामी स्किल। इसका क्या करेंगे? ये है आपका एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी बताओ इसका क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, जो बोल रहे हैं टैक्सेबल है वो गलत है। तो याद है मैंने कहा था एम्प्लॉइज एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, एम्प्लॉय के एजुकेशन पे है तो एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉय के एजुकेशन पे है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं तो एग्जाम्प्ट। ओके, रामास्वामी इज एन एम्प्लॉय। फिर नेक्स्ट इज मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन बाय रामास्वामी, बाय मिस्टर रामास्वामी, एन इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर की है। अरे मोटर कार का पर के बहुत पूछते, सीएस बहुत पूछते तुम लोगों को, ये तुम्हारा ही पेपर, तुम्हारा पेपर है, पिछले बार का ही पेपर है शायद ये। मोटर कार owned and driven by Ramaswamy, engine capacity within 1.6 liters, which use part office part personal। यार मोटर कार के तीन बच्चे हैं, ऑफिस पर्सनल, पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल, पार्ट पार्ट ऑफिस। मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन, मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन बाय रामास्वामी, ओन्ड एंड ड्रिवन मतलब ये कार एम्प्लॉय की है, कार एम्प्लॉय की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस बोन बाय एम्प्लॉयर। तो बच्चों आपको याद है मैंने ऐसा बताया था, कार एम्प्लॉय की और रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को जितनी भी कॉस्ट लग रही है, जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसमें से माइनस कर दो 2400 पर मंथ या 1800 पर मंथ। इन दिस केस बेटा 1800 रुपए पर मंथ माइनस कर देंगे क्योंकि विद इन 1.6 लीटर है। तो इसमें से 46,600 में से माइनस कर दूंगा मैं 1800 रुपए पर मंथ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल। ठीक है, तो 21,600 जो रहेगा वो आपका टैक्सेबल है। जो भी आपका अमाउंट आ रहा होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, सीएस वालों, आप लोगों को ये 5 नंबर का स्कोर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये जो भी अटेम्प्ट होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बोला था ना कि आपके क्वेश्चंस वो मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल से ले रहे हैं। कल याद करो हमने एक विकास वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, मॉड्यूल में ही कर रहे थे अपन। संजय ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी और उसका ये दे दिया था, 1/3 लेट आउट है और 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मैं आपको बोल रहा था प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाली बात थी ये। तो वो वाला सेम क्वेश्चन, डेट वेट वगैरह चेंज करके, नाम चेंज करके यहाँ पे ठीक है हटाते हैं। मैं इसको कंपाइल करके सेंड कर दूंगा। ये दूसरा पेपर है, ये भी सीएस का ही क्वेश्चन, सीएस का पेपर है। सीएस के पेपर में अगेन लेट्स डायरेक्टली गो टू दी सैलरी वाला क्वेश्चन। कुछ पॉइंट स्पेशल लगे तो आप मुझको पूछ लेना, करना तो कुछ नहीं, वो प्लस ही करना है, कहीं कैलकुलेशन होगा तो करके बता दूंगा। मिसेस विजयता एज 31, वर्किंग इज ए फाइनेंस मैनेजर और इन मुंबई, शी हैज बीन कंटिन्यू सर्विस एंड रिसीव्ड द सैलरी एंड पर्क्स। तो देखो बेटा ये आ गया ग्रेडेड पे सिस्टम। शी ज्वाइंड द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ 40,000, 5,000, 60,000, 6,000, 90,000। ओके, ऑन 1/8/2018। वो जो ग्रेडेड पे सिस्टम कैसे सॉल्व करोगे आप? इसका मतलब ये है कि उसकी सैलरी 40 से चालू हुई होगी, सैलरी को कितनी प्रायोरिटी दे। देखो यार, दे देना चाहिए प्रायोरिटी, क्योंकि इसको काफी टाइम से पूछा नहीं जा रहा था, अब पूछना चालू कर दिया इनने। लास्ट टाइम इजी क्वेश्चन पूछा, हो सकता है सैलरी वैसे तो है इजी, अभी पढ़ के जाओ, जनवरी अटेम्प्ट के लिए तो पढ़ो एटलीस्ट। शी ज्वाइंड दी सर्विस इन दी ग्रेड ऑफ 40,000, 5,000, तो 40,000 से उसकी सैलरी चालू होगी, हर साल कितने से बढ़ेगी? 5,000 तक, जब तक उसकी सैलरी 60,000 ना हो जाए, और 60,000 होने के बाद उसकी सैलरी 6,000 रुपए से सालाना के उस पर बढ़ेगी।
तो बच्चों आपको याद है वो कैसे करना था, 1/8/2018 से लेके 31 जुलाई 2019 तक उसकी सैलरी कितनी रही होगी, 40,000। फिर 1/8/19 से लेके चांस यार, अभी अभी तुम्हारे पेपर का भी सॉल्व करेंगे ना, पिछले पेपर में आया है क्वेश्चन। 1/8/19 से लेके 31 जुलाई 2020 में की सैलरी रह गई हो गई होगी 45,000। बेटा ऐसे पहुंच जाना। अच्छा याद रखो हमारा क्वेश्चन अप्रैल से लेके मार्च तक के बीच में रहेगा, हमारा जो भी आंसर निकालना रहेगा उसका अप्रैल से लेके मार्च। तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की जो सैलरी का भाव रहेगा ना वो अलग रहेगा, और अगस्त से सैलरी का भाव अलग हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लास में हमने किया था। नेक्स्ट, डियरनेस अलावेंस 40% है ऑफ द बेसिक पे, फार्मिंग डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक पे, फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो डियरनेस अलावेंस आपने ऊपर सैलरी निकाल ली होगी, से सैलरी आई होगी 1080 फॉर एग्जांपल, मैं अभी कैलकुलेट किया 1080 सैलरी आई, तो बेटा इसका 40% क्या निकाल दोगे, डियरनेस अलावेंस। और फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जो पूरा डीए है ना, जो पूरा डीए है वो क्या है, सीडीए। पूरा जो डीए है वो सीडीए। द कंपनी गिफ्टेड अ स्मार्ट वॉच कॉस्टिंग 35,000। तो बेटा वो गिफ्ट वाला पर्क आपको याद है, जिसमें 5,000 से कम होगा तो अपन टैक्सेबल नहीं करते, 5,000 से ज्यादा होगा तो नॉन मॉनिटरी पूरा टैक्सेबल कर देते, तो ये 35,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। अच्छा यहाँ पर ये लिखा होता कि यार ये कंपनी से नहीं मिला है, विजेता को उसके फ्रेंड से मिला है बच्चों, विजेता को उसके फ्रेंड से घड़ी मिली है, तो अब क्या करते, फिर अदर सोर्सेस लगता, और अदर सोर्सेस के अंदर जो ये वॉच वगैरह होती है ना, वॉच टीवी एसी, ये सब कैपिटल असेट्स नहीं होती, लेकिन प्लीज ये बात आप उसमें मत अप्लाई करना। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब कैलकुलेट करते हैं ना अभिश्री, जैसे पेंशन ग्रेचुटी वगैरह, तब उसमें काम आता है सीडीए। यार ये तो सभी मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चन में अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, इंटरटेनमेंट अलावेंस तो पूरा टैक्सेबल है। तो वर्षा देखो तो एक एक सेक्शन याद है यार, उठ के बैठी इनकम टैक्स तो, इधर पॉइंट बोल रहा हूँ उधर सेक्शन नंबर डाल के फटाफट आंसर दे रही है, कौन सी जड़ी बूटी। इंटरटेनमेंट अलावेंस टैक्सेबल होता है, ठीक है, तो ऐड कर देना। मोटर कार, सी मोटर कार तुमको बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है मोटर कार। मोटर कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी बिलो, ठीक है, हैचबैक है, बलिनो है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। अच्छा अब ये ना ये हम वही मैं उसको वो बोल भी रही थी, पढ़ाना ही उसको, इनकम टैक्स पढ़ाना है। मोटर कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अब 1/8/23 से दिया है, डेट पे नहीं जा रहे हैं, मतलब अपना साल है 1/8/24 से दिया है। तो सुनो बच्चों, पूरा कैलकुलेशन याद रखना, अगस्त से होगा, अगस्त से कैलकुलेशन होगा, इसमें गलती मत कर देना। तो इट इज पार्टली यूजफुल, नो 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 नो, एक्सपेंडिचर फुली मेड बाय एम्प्लॉयर। तो देखो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार भी एम्प्लॉयर की और रनिंग मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। कार भी एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और कार का सीसी जो है 1600 से कम है, तो 1,800 रुपए पर मंथ, 1,800 × 12, गलती कर दी मैंने, ये गलती 1,800 × 8, 18 × 8 है, अगस्त से चालू करेंगे। अच्छा सुनो, इधर देखो, ये तो क्या है ना बच्चों, ये तो इनका क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब पेपर से ही निकाल के सीधे करा रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पेपर में भी 23 लिखा आ गया, तुम्हारे पेपर में भी 23 लिखा आ गया, 1/8/23, 1/8/23, तो सुनो, वो 1/8/23 को यूज करने दी थी, तो अभी कंटिन्यू हो रही होगी, कंटिन्यू हो रही होगी मतलब 24-25 में, तो वो अप्रैल से आपके लिए अवेलेबल होगी। हाँ ये याद रखना, अगर तुम्हारे अटेम्प्ट में भी यही डेट लिखी आ गई तो तुम्हारे लिए तो फिर वो अप्रैल से उसके पास यूज कर रहा है ना वो, तो फिर अगस्त वाला क्लॉज मत लगा देना, वहां गलती हो जाएगी। और ड्राइवर तो वो खुद ही है, मतलब चला खुद ही रहा है वो। वाह यार, एलटीसी भी पूछा है, एलटीसी, ये मालूम है क्वेश्चन कहाँ है, सीएस वालों, ये क्वेश्चन अभी तुमको दिखाऊंगा, कहीं भी दिख गया तो ये सीए की आरटीपी से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब मेरे को लग रहा है ये पूरा वहीं से ले रहे। लीव ट्रेवल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर मिसेस विजेता, हर हस्बैंड एंड वन चाइल्ड, बहुत सिंपल फैमिली, शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन।
कॉस्ट ऑफ टिकट्स इकोनॉमी क्लास का फेयर बेटा वो तो सब पता ही था आपको, 35,000 पर पर्सन। विजिता इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन दिस ईयर इज परमिसेबल इन लॉ। हमको पता है ना बच्चों की एग्जाम्शन कितनी मिलती है, एग्जाम्शन मिलती है एक ब्लॉक में 2 बार, तो शी इज एलिजिबल, शी इज एलिजिबल। अब सीए में होता तो क्या करते, वो बोल देते कि पिछले ब्लॉक में उसने इतनी एग्जाम 2 बार ऑलरेडी एग्जाम करा चुका है, तो फिर अब दिमाग लगाते कि यार क्या करना है, तो इनमें इतना डिटेल में नहीं जाते। देखो सीए पेपर, सीएस पेपर में अच्छा डिटेल में नहीं जाते ये लोग, तो भैया तीनों एग्जाम्ट हो जाएगा, 35,000 रुपए पर मंथ। अच्छा वो याद रखो मैंने क्या कहा था, एलटीसी के अंदर सिर्फ ट्रैवल वाला एग्जाम्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। होटल फैसिलिटी, वहां रहना खाने का जितना भी खर्चा है वो सबकी सब टैक्सेबल है। फिर एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस विजेता, प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। तो व्हाट वी विल डू गाइस, प्रोफेशनल टैक्स पहले ऐड करेंगे, क्या ये माइनस होगा, क्या डिडक्शन मिल जाएगी इसको, पहले ऐड करेंगे प्रांशु और फिर माइनस करेंगे। एम्प्लॉयर ने पे किया है, अच्छा एम्प्लॉय ने पे किया तो क्या करते हैं, एम्प्लॉय ने पे किया तो सीधा माइनस कर देते हैं, खत्म है, कुछ नहीं इसमें भी। अगेन स्कोरिंग, ये इसके पहले वाले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था और तुम्हारे सीएस में आ ही रहा है बच्चों, क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। हमने क्लास में याद करो वो पढ़ा था कि ये ये सीएस, सीए का पेपर अभी मैं कर रहा हूँ, ये सीएस का पेपर था, अभी सीए का पेपर ले लेते हैं। याद है बच्चों मैंने आप लोगों को वो सब पढ़ाया था, 80 CCD 1, 80 CCD 2, 80 CCD 1B, वो बाप रे बाप, वो उधर से वो सब चीजें है ना, नहीं पूछते एग्जाम में, दैट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एनपीएस एनपीएस वो सब नहीं पूछते। 80C, वो पता है 80CCE है तो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD मिला के लिमिट इतनी है। अच्छा नीचे कौन सा बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ सैलरी शी ऑप्ट्स फॉर द, ओके बेटो अब इधर सुनो, इधर देखो, इधर बच्चों अभी ऑप्ट फॉर 40 एक ये है 115 बीएससी, तो सुनो 115 बीएससी है ना बच्चों, इधर देखो, तो इसमें क्या होगा, अभी सीए वाला सीएस वाला तुमको मैंने बताया नहीं, आखिरी दिन बताऊंगा कि ना जो जो हमने पढ़ा है उसमें डीटीआर में क्या चेंज हो जाता है। 115 बीएससी मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो सुनो एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो अभी जो अपने एलटीसी एग्जाम्प्ट किया था ना, वो बेनिफिट एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैं बता दूंगा आपको कि डीटीआर चूज करने से हमने जो इनकम टैक्स में पढ़ा है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक तो वो, और डिडक्शन मिलेगी 75,000 की। और सुनो, और सुनो बेटा, अभी प्रोफेशनल टैक्स अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, तो याद रखना वो सीए वालों की से बात कर रहा हूँ, सीएस वालों को मैंने बताया नहीं है, मैं डीटीआर बताऊंगा, तो डीटीआर में प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता। हाँ, अब ये ऊपर अपन अपन ने ये सारी चीजें, कोई भी अलावेंस है जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस वगैरह एग्जाम है, इन सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से अगर अभी देखो, अभी तो अपन ने ओटीआर से सॉल्व कर लिया, मैंने पढ़ा नहीं नीचे, तो अब अपन डीटीआर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। डीटीआर वाले सीएस वालों भी थोड़ा सा आपको मैंने बताया नहीं है, तो डीटीआर के अंदर तो ये तो सेम रहेगा बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं है, डीएनएस अलावेंस में कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, कोई भी अलावेंस एग्जाम नहीं रहता, लेकिन 4 अलावेंस ही एग्जाम रहते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस और एक था ट्रांसपोर्ट अलावेंस। इंटरटेनमेंट अलावेंस टैक्सेबल है, मोटर कार का सेम ट्रीटमेंट होगा, एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब एलटीसी भी पूरा टैक्सेबल हो जाता है। और प्रोफेशनल टैक्स, तो प्रोफेशनल टैक्स ऐड तो हो जाएगा लेकिन माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो वो प्रोफेशनल टैक्स वगैरह माइनस नहीं होते। ठीक है ना, मैनेजेबल। तुमको 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है ना सीएस वालों, तो तुमको है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट दे ही नहीं रहे हो, बस ओटीआर डीटीआर में कर सकते हैं। डीटीआर तुमको बस इनका पीजीवीपी खत्म होने वाला है 2 3 4 दिन में, तो उसके बाद तुमको डीटीआर बता दूंगा कि इनकम टैक्स में हमने ये पढ़ा था, तो डीटीआर में ये चेंजेस होते हैं। अब अब ये क्वेश्चन है, मैं कंपाइल कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं क्या करूं, अपन क्वेश्चन ले लेते हैं सीए वालों का। अब मैं आरटीपी वारटीपी उठा लेता हूँ कोई सी, ये सितंबर 24 की आरटीपी है। मैं सोच रहा हूँ मॉड्यूल वॉड्यूल क्या कर रहा हूँ, सब करवा ही चुका हूँ, और मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता नहीं मॉड्यूल में कराने लायक भी, कहीं और से ढूंढ लेते हैं। डीटीआर का क्वेश्चन ओटीआर से सॉल्व कर दिया तो कितने मार्क्स कट होते हैं,
यार वो तो पॉइंट्स टू आप कितने पॉइंट थे, जैसे यहाँ पर वो एलटीसी का पॉइंट गलत हो जाएगा, आपका प्रोफेशनल टैक्स का पॉइंट गलत हो जाएगा, आखिरी का आंसर गलत हो जाएगा, तो फिर वो एक दो नंबर दे देगा आपको 5 में से। तो वही है, सितंबर 24 का आरटीपी है, मिल जाए तो करवा देते हैं। ये रहा, है क्या क्वेश्चन इसमें? मिल गया, चलो। मैंने बच्चों ये क्वेश्चन देख लेंगे, ये आरटीपी का क्वेश्चन है सितंबर 25-24 एग्जामिनेशन का। मिस्टर अंशुल अ सैलरीड एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी, और एम्प्लॉय ने भी पे किया है, तो एम्प्लॉय पे करता है तो ऐड नहीं होता है ना बेटा, एम्प्लॉय पे करता है तो ऐड नहीं होता है, और ना ही फिर डीटीआर है तो ना ही माइनस होगा, डीटीआर में कभी माइनस ही नहीं होता है प्रोफेशनल टैक्स। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन दे दूंगा मैं आप लोगों को जब डीटीआर पढ़ाऊंगा, क्योंकि सरकार ने डीटीआर में टैक्स रेट कम कर दिए तो कुछ बेनिफिट छीन लिए हैं, तो 115 बीएससी जो लिखा हुआ था ना वो इंपॉर्टेंट है। मिस्टर अंशुल अ सैलरीड एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी फर्निशेड टू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिक सैलरी तो कर ही लेना यार, बेसिक सैलरी दिसंबर से इंक्रीज होकर 85,000 हो गई थी, कुछ खास नहीं है इसमें। डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो ठीक है बेसिक सैलरी का 50% है, और जितना भी डीए है ना उसका 40% सीडी है, 40% सीडी है। तो जैसे आपका आपने किया होगा 75,000 इंटू अप्रैल फरवरी, नहीं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने, तो 75,000 इंटू 8, और 85,000 इंटू 4, उसका जो भी आएगा ना उसका 50%, और 50% का भी 40% सीडीए बचा हुआ ओडीए। इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऐड कर देते हैं, अब मैंने देख नहीं रहा हूँ कि ये ओटीआर है डीटीआर है, आखिरी में देख लेंगे, दोनों से हुआ तो दोनों से सॉल्व कर देंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 18% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 18% ऑफ बेसिक सैलरी है, उसमें से 12% ऑफ सैलरी माइनस कर देंगे, वही एचआरए वाली सैलरी। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट द इक्विवेलेंट अमाउंट, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है लेकिन उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा होता है, कि बाद में डिडक्शन मिलती है एटीसी में। प्रोफेशनल टैक्स 2200 रुपए है, तो प्रोफेशनल टैक्स 1800 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो 1800 ऐड कर देंगे और 2200 माइनस कर देंगे, 1800 ऐड कर देंगे 2200 माइनस कर देंगे। हाउस रेंट अलावेंस 16,000 रुपए पर मंथ है, हाउस रेंट अलावेंस, अच्छा एचआरए आ गया, कहाँ पे रह रही है, मेरठ है, मेरठ, तो बेटा वो रेंट पेड दे रखा है 17,000 रुपए पर मंथ, 40% या 50% ऑफ सैलरी, यानी 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और एचआर एक्चुअली रिसीव्ड कर देंगे। फिर कन्वेंस अलावेंस, अच्छा कन्वेंस अलावेंस याद है, ओवर यू सीबीडीटी में आता है ना, कन्वेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, रिसर्च अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, सी से सीबीडीटी का, सी से कन्वेंस, जितना खर्च कर लो उतना एग्जम्प्ट है। तो उसने लिखा है कि सब कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट, एक्चुअल रीइंबर्समेंट मतलब सही में खर्चा हुआ है ना, बाप रे वर्षा, सेक्शन ही बोल दिया सीधा, एक्चुअल रीइंबर्समेंट एग्जम्प्ट है, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब बच्चों ये लिखा हुआ है लोन ऑफ ₹2 lakhs वाज टेकन टेकन फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, लोन लिया था, अच्छा वो इंटरेस्ट फ्री लोन वन होगा यार, इंटरेस्ट फ्री लोन अपन ने देखा था, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, और जिस दिन लोन लिया उस दिन का रेट नहीं देते, मार्केट रेट के लिए एसबीआई का फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का लेते हैं, फर्स्ट ईयर ना ऑफ प्रीवियस ईयर का लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच लोन इज, नहीं नहीं पढ़ते पूरा ढंग से, कुछ कांड है इसमें। लोन ऑफ ₹2 lakhs was taken from the employers एक साथ 23 for medical treatment of his brother for tuberculosis treatment। देख लेते हैं अभी यार, मैंने भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ डाउनलोड करे हुए वो बैठ के डाउनलोड ही कर रहा था पेपर, मैंने नहीं देखा कि कौन सा पॉइंट आता है नहीं आता है, और जितना बताया कि जितना पढ़ाया उससे तो बहुत कम आता है, ठीक है। और एनपीएस और एसएफ का तुम सीए वालों एक भी क्वेश्चन ढूंढ के दिखा देना, तुमको मिल जाएगा जो मैंने करवाया होगा सब, नहीं मिलेगा। ये सुनो यार, क्या करे इसका, क्या करे, ट्यूबरकुलोसिस यार स्पेसिफाइड डिसीज, अब यार ये दिया नहीं इनने, ट्यूबरकुलोसिस स्पेसिफाइड है कि नहीं है, बड़ी बीमारी तो लग रही है ट्यूबरकुलोसिस यार,
एग्जम्प्ट कर देते बच्चों उसका, एग्जम्प्ट कर दो, है ना, ट्यूबोक्लोसिस बड़ी बीमारी, बेचारे के साथ क्यों गलत करें अपन, एग्जम्प्ट कर देंगे इसको। वैसे देखो दे देना चाहिए यार, अबे फिर एक काम करते, नहीं तो मैं लिस्ट भेज देता हूँ स्पेसिफाइड डिसीज की, वहां पढ़ लेंगे बैठ के अपन, स्पेसिफाइड डिसीज में एड्स और कैंसर पढ़ रखा है, वो दोनों चीजें पढ़ रखी है, इसमें ट्यूबोक्लोसिस डाल दिया, देख लेंगे, वैसे एग्जम्प्ट होना चाहिए। वर्षा बता देगी, वर्षा भाई बताओ क्या है कि नहीं स्पेसिफाइड। फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू सिस्टर, वाह एम्प्लॉयर मजेदार है, फ्री एजुकेशन दिया अंशुल की बहन को स्कूल में बेचारी, एंड ओन्ड बाय द कंपनी, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज, यार बच्चों 1000 रुपए पर मंथ तक तो एग्जाम होता है ना बच्चों, 1000 रुपए पर मंथ तक तो एग्जाम होता है, 1000 रुपए पर मंथ तक एग्जाम होता है, लेकिन 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 एग्जामेशन पर चाइल्ड है, पर चाइल्ड है, सिस्टर है वो, ठीक है, बहन के लिए 1000 रुपए पर मंथ एग्जाम नहीं होगा। फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड इन अ स्कूल मेंटेन एंड ओन्ड बाय द कंपनी, है ना, मेंटेनेंस ओन्ड बाय द कंपनी, तो ये कंपनी ही ओन करती है, यानी एम्प्लॉयर ही कर रहे हैं, एग्जामेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम है। फिर नेक्स्ट इज लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव का ट्रेवल एलटीसी मिला है, तो अंशुल को, अंशुल हिज वाइफ एंड 3 बच्चे, वाह अंशुल वाह, अंशुल वाह, अंशुल वाइफ प्लस 3 बच्चे, एक डॉटर है, एक डॉटर की उम्र यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बच्चा, और फिर ट्विंस हो गए, भैया क्या गलती उसकी है, सॉरी अंशुल कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की एग्जाम्शन मिल जाएगी यार, तीनों की एग्जाम्शन मिल जाएगी। The cost of air ticket reimbursed by the employer 20,000 for adult and lump sum of 25,000 for 3 children। तो बेटा ये सब एग्जाम्ट है, तो 20 भी एग्जाम्ट है, 25 भी एग्जाम्ट है, क्या टैक्सेबल करूं बेटा, टैक्सेबल कैसे होगा, पहले ये अंशुल और वाइफ उसके तीनों का एग्जाम्ट होगा बेटा, मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, कंप्यूट इफ शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, देख सुन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो मतलब ये ओटीआर है, किससे सॉल्व करना था क्वेश्चन को, ओटीआर से, देखो सीए में अलग से क्वेश्चन आने के चांसेस है क्या, मैंने एक बात देखो, मैं तुमको कितनी बार, हर बार एक ही चीज बताता हूँ, किस पे फोकस करते हैं, सेट ऑफ पे करते हैं, क्लबिंग पे करते हैं, अदर सोर्सेस पे करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस पे करते हैं, सैलरी का आ भी गया बच्चों, चलो अगर ये क्वेश्चन तुम पढ़ के नहीं जा रहे हो, आ भी गया, तो यार तुम 4-5 नंबर इजीली ले आओगे इसके अंदर, मतलब सोचो, जरूरी नहीं कि एकदम 100% परफेक्ट करके जाओगे तो ही तुम्हारा पास होना है, या तो ही जाके तुमको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ना ये सैलरी पीजीबीपी को लास्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें बच्चा पढ़ता बहुत है, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा, और जिसने मेहनत कर ली और एग्जाम आ गया तो बढ़िया है, लेकिन भरोसे मत बैठना एग्जाम में क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के भरोसे सीए वाले तो बिल्कुल ना बैठे कि आने वाला है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछना है तो पूछ लेगा वो, खत्म है, मैं इसमें क्या कराऊं अब, कुछ क्वेश्चन ढंग का मिले तो अपन सोचे भी सही करने का। ये कौन सा May 24 की आरटीपी है, अरे 20,000 रुपए रुपट्टी, इकोनॉमी क्लास का एजम्पशन डाल देंगे ना, बिजनेस क्लास का टिकट कहाँ से सबका मिला के 20,000 रुपए आ जाएगा, समझना लॉजिक, 20,000 रुपए तो क्या ही होता है बिजनेस क्लास। जैन में मेरे हिसाब से यार देखो 6 नंबर का, बीए के अंदर ट्रेंड ये है, 6 मार्क्स 4 मार्क्स, दो एक क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 6 और 4, 6 और 4 ऐसा करते हैं। 35 नंबर के एमसीक्यू आ गए, 35 के एमसीक्यू, सॉरी 30 के एमसीक्यू, है ना, तो उसमें से अपने 15 नंबर का तो ये हो गया, अब उसमें 15 नंबर का एक पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर वो 10 10 10 10 करके क्वेश्चन पूछते हैं, है कि नहीं, सितंबर सैलरी, May 24, सॉरी May 24 में सैलरी है क्या, ये क्वेश्चन अच्छा है इसका यार, ये क्वेश्चन अच्छा है, और 12th वाला टफ क्वेश्चन है, करवा दूंगा,
टोटल इनकम का करवाऊँ, सेल्स वेल्स का पॉइंट है, क्योंकि ये पुराना है ना। देखो मैं ज्यादा पुराना है भी इसलिए सॉल्व करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि यार टाइम पूछते थे, अब May 24 हो गया यार, तो बहुत टाइम, फिर भी May 24 है, आरटीपी उसकी तो एक बार देख ही नहीं मिल जाए यार कुछ। अब ये इसमें ही सैलरी पूछा था, इतना सा पूछा सैलरी, देखो 18 लाख में से इतना माइनस कर दो, आ गई सैलरी। सैलरी नहीं है इसमें May 24 में। ठीक है फिर, बचा हुआ है ना, ये क्या है? ये भी रिवीजन टेस्ट पेपर है, इसमें भी सैलरी नहीं दे रखा है। ऐसे ही इतना सा पॉइंट दे देते हैं, कंप्यूट करके छोड़ देते हैं। ये रहा, सॉरी है यार है, चलो ये कर लेते हैं, इक्वल रेशो में ही आएंगे बराबर। कुणाल की एज 27 है, इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी पोस्टेड इन दिल्ली, अपॉइंटेड ऑन 1/2/23 एट अ पे स्केल ऑफ 60,000, 1,000, 70,000। सैलरी 60,000 से चालू होगी, हर साल 1,000 से बढ़ेगी, वो कर लेना, वो वाला क्वेश्चन है। ग्रेडेड पे सिस्टम, डीएनएस अलावेंस 25% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ डे। आप नोट्स देखना, अपने जो नोट्स में क्वेश्चन किया ना, उसमें कितना आड़ा टेढ़ा किया। वो अब इसमें हर बार यही आ रहा है कि टोटल सैलरी का इतना डीए है, और उसका उस डीए का इतना पोर्शन सीडी और ओडीए। अपन ने तो कुछ तो भी किया था कि वो बेसिक का ही सीडीए, बेसिक का ही अदर डीए, है ना, अलग अलग तरीके से अपन ने उसको कॉम्बिनेशन बना के करने की कोशिश करी थी। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, 1 मंथ की सैलरी पेड इन नवंबर ऑन बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट। तो 1 महीने का बोनस है, नवंबर की सैलरी की बेसिक सैलरी के बराबर इसको क्या मिल जाएगा, नवंबर के हिसाब जो सैलरी होगी उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा आपका बोनस। लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होता है तो टैक्सेबल होता है। मोटर कार मिली है, ही ऑल्सो रिसीव्ड अ मोटर कार along with chauffeur for both office and personal purpose. He also received a motor car, 1/12/24 को मिली है, 1/12/24 को मिली है। ये मे 25 की आरटीपी है ना। Chauffeur for both official, along with chauffeur and both official purpose, the motor car is owned by the employer and also made by, अरे यार देखो, कार की सीसी है एक्सीड 2400 रुपए पर मंथ, 2400 रुपए पर मंथ, और ड्राइवर का अलग से 900 रुपए पर मंथ, 2400 और 900। His employer granted him a loan of 2 lakhs on 1st June, which is repayable in equal quarterly installment over 2 years starting from 1st of October। हाँ, अरे इसमें मजे लिए ना। The state banks, the state bank of इंडिया का lending rate है 9.5%, एन एम्प्लॉयर रिकवर्स 5.5%। बेटा बेनिफिट कितना हो गया, बेनिफिट हो गया 9.5% माइनस 5.5%, 9.5 माइनस 5.5, तो 4% का बेनिफिट है। अब ये कब दिया है, जून को दिया है, विच इज रिपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 years। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of October, जून जुलाई अगस्त और अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर से चालू होगा। तो देखो, जून में जून में कुछ पेमेंट नहीं हुआ होगा, जून के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख पे, ठीक है। जून जुलाई पे 2 लाख से, अगस्त 2 लाख से, और अगस्त के बाद सितंबर पे कितना आ जाएगा, 2 लाख से। तो उसकी पूरी टेबल बनेगी, इसकी टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें टेबल बना के दी होगी।
तो जून पे 2 लाख, इस पे 2 लाख, इधर भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख। अब ये कितना बोल रहे हैं कि यार ये पे करेंगे ओवर 2 इयर्स। 2 इयर्स हम पे, ये सर ये कैसे किया इंटरेस्ट वाला? कौन सा इंटरेस्ट वाला? ये वाला पॉइंट? इसका मैंने आपको शेड्यूल बनवाया तो था क्लास में। तो 1 जून से चालू किया, अभी तो चालू ही कर एग्जैक्ट कर रहा हूँ। 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट इंटू 4/100 इंटू 1/12। फिर उसने बोला है कितने क्वार्टर्स है बच्चों? इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 इयर्स। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 2 साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 8। तो ये 8 बार में पेमेंट होगा ना। तो बताओ भैया कितना पेमेंट हो जाएगा? जब भी पेमेंट होगा क्वार्टरली तो कितना पेमेंट करेंगे? 25,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। 25,000। तो सुनो, अब ये पूरी टेबल बनेगी ना, तो इस टेबल में ये 1 2 3 4 तो ये हो गया। अब अक्टूबर, आपको याद है बच्चों मैंने कहा था कि जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर, तो अक्टूबर का इंटरेस्ट अपन उसके क्लोजिंग बैलेंस पे निकालेंगे। क्लोजिंग, अक्टूबर का क्लोजिंग कितना है? तो हम पे कर चुके होंगे 25,000। तो अक्टूबर का बैलेंस कितना बचा होगा? 175। तो 175, 175। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ऊपर 175। अब वापिस से एक क्वार्टर आ जाएगा बच्चों, जनवरी फरवरी मार्च वाला। फिर उसमें 25,000 और कम हो चुके होंगे। तो कभी इंटरेस्ट लगा 2 लाख पे, कभी लगा 175 पे, कभी 150 पे, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका टोटल निकालकर सैलरी में ऐड। ये लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल सीए में ज्यादा आता है, सीएस में कम आता है, बट आ सकता है बच्चों। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा कि इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब आ गया बेटा, आपने पूछा जिसने जिसने पूछा उसको आ गया। मैं भूल गया उनका नाम। हिज एम्प्लॉयर गिव अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर दिया है बच्चों रहने के लिए। अच्छा, घर के लिए ना सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। घर के लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, घर दिया है। द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। द परक्यूसिड वैल्यू ऑफ सच रेंट फ्री अकोमोडेशन ड्यूरिंग द ईयर 23-24 वॉज 92,000। अच्छा, घर कहाँ दिया है? दिल्ली में। तो ऑब्वियस बात है, पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा की है, तो 10% ऑफ सैलरी करेंगे। बेटा सैलरी में क्या क्या लेते हैं? हाउस फैसिलिटी की सैलरी में इधर देखो, बेसिक सैलरी लेते हैं, प्लस सीडीए लेते हैं, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, प्लस एनी अदर बेनिफिट। मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स को छोड़ दो तो जो भी चीजें टैक्सेबल है वो सब लेते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स को छोड़ के जो भी चीजें टैक्सेबल है वो सब लेते हैं। लेकिन ओडीए भी टैक्सेबल होता है, ओडीए नहीं लेते, सिर्फ सीडीए लेते हैं। अच्छा एक बच्चों एक बात बताओ, लीव सैलरी लेंगे कि नहीं लेंगे? लीव सैलरी लेंगे कि नहीं लेंगे? लीव सैलरी लेंगे कि नहीं लेंगे? बेटा लीव सैलरी लेंगे ना, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिली है लीव सैलरी तो नहीं लेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी तो नहीं लेंगे, लेकिन अब रिटायरमेंट के अलावा मिली तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज, इन सारी सैलरी का कितना कर देंगे? 10% कर देंगे। अच्छा आपको एक बात मैंने, एक बात और बताई थी, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था पहले। अगर मान लो पहले से घर मिला हुआ है, पहले से घर मिला हुआ है, तो उसका पिछले साल भी वैल्यूएशन हुआ होगा, तो हमारा 10% करके एक आंसर आ रहा होगा। मान लो कि वो आंसर आ रहा है 1,25,000 बच्चों। अभी 92,000 पिछले साल मिला, इसको इंडेक्स कर दो।
अब पिछले साल मिला था तो पिछले साल का इंडेक्स से 348 था और करंट ईयर का 363 है, तो हमने इसको इंडेक्स करके एक वैल्यू निकाल ली। तो याद रखना, द बेनिफिट शुड नॉट एक्सीड द इंडेक्स वैल्यू। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सेम घर दिया है और वही घर कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर पहले वो घर मिल चुका है, तो पहले उसका जो भी वैल्यूएशन निकला होगा उसको इंडेक्स करने से जो अमाउंट आएगी उससे ज्यादा वो वैल्यूएशन एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा वो वैल्यूएशन एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां पर इनने कर दिया होगा 10% समवॉट जो भी करके आया होगा, इतना, और इधर से आया होगा वैल्यू ऑफ फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर भी दिया है क्वेश्चन में, कुछ पढ़ा नहीं अपन ने, तो ये 15,000 रुपए ये भी आए। नाउ अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू फर्निश्ड घर दिया है। देखो आपको मैंने बताया फर्निश्ड घर दिया, तो उस केस में फर्नीचर का 10% और ऐड कर देते हैं। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी आ रही है, इंडेक्स वैल्यू 95 करके कुछ आ रही है, 363 डिवाइडेड बाय, सॉरी 340 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 348। पिछले साल जिस साल घर मिला उस साल के इंडेक्स से डिवाइड और करंट ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई, तो उसको इस पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इतनी आ रही थी, फर्निश्ड घर था तो फर्नीचर के 10% अपन ने एक्स्ट्रा जोड़े, इतनी वैल्यू आ रही थी और उतना हमने ऐड किया, क्योंकि उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउसेस, द फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउसेस bought by the employer at an aggregate cost, तो फर्नीचर भी दे रखा है साथ में 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का कितना है, इंडेक्स वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स वगैरह दे रखा, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स 5,000 है, तो फर्नीचर फर्निश्ड घर है ना, तो फर्निश्ड घर वहां पर ऊपर अपन ने फर्नीचर भी ले लिया। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स 5,000 रुपए पर मंथ है, तो ये टैक्सेबल होते हैं। इस कलीग्स गिफ्टेड ही वो मोबाइल फोन, तो कलीग्स ने गिफ्टेड किया तो सैलरी में काउंट नहीं होता और मोबाइल फोन इज नॉट एन एसेट, तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल भी नहीं होगा। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। मैनेजेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैनेजेबल क्वेश्चंस। हाँ, जिस साल मिलता है उस साल के, जिस साल घर मिला उस साल के इंडेक्स से डिवाइड और करंट ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई। ये बात मैंने कुछ क्लास में कवर तो करी थी ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद कभी स्किप नहीं हो गई हो आप लोगों की क्लास में। सीएस वालों के साथ तो मैंने कर रखी है ये वाली बात, मैंने लिखवाया भी उनको, पढ़ाया था ना। हाँ ठीक है, क्योंकि वो अमेंड रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने कवर किया होगा जहां तक मुझे याद है। कभी बाय डिफॉल्ट स्किप हो गया हो तो फिर नहीं हो जाए। ये पिछली बार का, ये इसी बार का पेपर है, सितंबर का पेपर है, सितंबर का पेपर ऑफ द इनकम टैक्स एंड जीएसटी सीए वालों का। यार ये पहला क्वेश्चन चाहे सीए वाला हो या सीएस हो यार, दबा के डबल डिफिकल्ट दे देते पहले क्वेश्चन में, ऐसा घबरा देते बच्चे को, और जिसने अटेम्प्ट कर दिया ना उसकी बैंड बजना तय हो जाती है। दूर रहो भाई, दूर रहो। साला इसमें पेंशन वेंशन एटी सीसीडी वीसीडी सब डाल देते, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। 15 इसमें इसमें पीजीवीपी चल रहा है, एनपीएस भी डाल दिया, एटीजी भी डाल दिया, सब डाल देते इसके अंदर, एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का एटीजीजीसी सब डाल के रखा है भाई। नहीं आपको बताया, आपको अमेंडमेंट नाम से नहीं बताया होगा, वो तो आपके लिए तो पुराना हो गया था ना। हाँ पहला क्वेश्चन आखिरी में करो भाई, मैं तो बता बोलता हूँ पहला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, बाद में करो। पहले अपने ग्रिप वाले चैप्टर ढूंढ लो। ये देखो ये 6 नंबर का, तुम अगर कैपिटल गेन करोगे ना, तुम बोलेगे सर क्या रद्दी क्वेश्चन है कैपिटल गेन का। फिर इधर से तुम ये रेसिडेंशियल स्टेटस करोगे, वो 15 लाख कैलकुलेट करने वाला होता है ना, 15 लाख कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का, इजी है, बहुत इजी है। अब फिर हाँ ये दिया था, सैलरी आया था भाई पिछले अटेम्प्ट में।
सैलरी आया था, सैलरी आया था प्रभु, रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज इतनी और उसकी बेसिक सैलरी इतनी है, ठीक है साहब, बेसिक सैलरी उतनी तो क्या कर लेंगे, टैक्स कर देंगे। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है, मतलब फर्नीचर नहीं है। ओन्ड बाय द कंपनी इन द मुंबई, कंपनी ओन करती है मुंबई में, मुंबई है तो 10% कर देंगे। द कंपनी हैड बॉट इट, अच्छा कंपनी 2 करोड़ में बॉट करें, दो करोड़ में हमें क्या करना है इससे, हमें तो बेटा कितना ऐड करना है, सैलरी का 10%, ठीक है, सैलरी का 10%। तो आ गई आपकी एक तो बेसिक सैलरी। नेक्स्ट है मोबाइल फोन फॉर पर्सनल यूज, क्या करना है बेटा, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का क्या करें, लैपटॉप टेलीफोन्स मोबाइल फोन्स एग्जम्प्ट होते हैं, लैपटॉप टेलीफोन मोबाइल फोन्स वगैरह एग्जम्प्ट होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वो 90,000 हो गया, 90,000 तो कुछ नहीं करेंगे। कंपनी हैज गिव टेलीफोन अलावेंस का क्या करेंगे बच्चों, टेलीफोन अलावेंस का क्या करेंगे, ये एग्जम्प्ट होता है क्या टेलीफोन अलावेंस? मैंने कहा था कि जो भी मैंने एग्जम्प्ट बोला था बस वही एग्जम्प्ट है, इसके अलावा जो भी आ जाए वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल, देखो कंफ्यूज किया ना उनने बच्चों। टेली नहीं नहीं निशांत भाई, निशांत भाई टेलीफोन अलावेंस टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल होता है, कहीं की कोई सी भी लिस्ट में नहीं आया ना वो अपनी, इसलिए उन्हें साथ में क्यों दिया, क्योंकि बच्चों को क्या पता होता है कि टेलीफोन से रिलेटेड सारी चीजें एग्जम्प्ट होती है, तो ऐसा नहीं है भाई, टेलीफोन अलावेंस टैक्सेबल होता है। और देखो द कंपनी ऑल्सो गेव यू टेलीफोन अलावेंस 1,000 रुपए पर मंथ टू कवर द मोबाइल फोन बिल, हिज एग्रीगेट मोबाइल फोन बिल वॉज 15,000। देखो खर्चे से देखो खर्चे से कहा मतलब है बेटा, हाउ आर यू सीबीडीटी से मतलब है हेल्पर रिसर्च कन्वेंस ट्रैवलिंग डेली, इसी में खर्चा होता है तो एग्जाम्प्ट होता है। अब बाकी अलावेंस तुम खर्च भी कर दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी, टैक्सेबल ही रहेगा वो, खर्चे से कोई मतलब नहीं है, तब भी एग्जाम्प्ट। मोबाइल फोन लैपटॉप्स वगैरह नॉट टैक्सेबल। कंपनी कंपनी हैड परचेज्ड अ कार, कंपनी ने एक कार परचेस करी थी विच इज सोल्ड टू प्रभु, मतलब ये कार परचेस करी थी और सोल्ड टू प्रभु 2.5 लाख। अच्छा आपको याद आ रहा है क्या, सेल ऑफ मूवेबल असेट्स, सेल ऑफ मूवेबल असेट्स, तो जो कार की कॉस्ट होगी ना, इसके अंदर 1,000 इंटू 12 बेटा, 12,000, तो उसके मोबाइल फिल देख, उसके मोबाइल फोन के बिल कितने आए, 15,000 आए, उसके मोबाइल फोन के बिल कितने आए, 15,000 आए। कंपनी ने कितना दिया, 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12, 12,000, ये 15,000 तो उसकी जेब से खर्चा हुआ। क्या होता है बच्चे सोच ले कि यार जितना अलावेंस मिला था उतना खर्चा भी तो हो गया, तो चलो पूरा की पूरा क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि टेलीफोन पे वो बात एप्लीकेबल नहीं होती। अब ये यार वही वो कर लेना अपन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन बच्चों मोटर कार के ऊपर 20% डब्ल्यूडीवी से लगता है, 20% डब्ल्यूडीवी से लगता है, और कंप्लीटेड ईयर्स के लिए निकालते हैं। तो ईयर्स कैसे काउंट करना है इसमें, 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 2023 तक, 30 जून 2023 तक, यहाँ पर 1 साल का डेप्रिसिएशन, फिर दो जितने भी साल कंप्लीट हो गए उतने का देख लेना, करा हुआ है अपन ने। ही ऑल अलाउड वीडियो कैमरा, तो वीडियो कैमरा बेटा टैक्सेबल होता है। ही ऑल्सो अलाउड टू यूज वीडियो कैमरा, ठीक है भाई, जैसे मान लो नाटा अकेडमी उन लोग, अपन तो वहाँ एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, अगर मेरे को कैमरा मिलना है तो वो टैक्सेबल है, वीडियो कैमरा। द कंपनी हैड परचेज दिस एसेट फॉर 50,000 वीडियो कैमरा। अच्छा लैपटॉप भी दिया है, तो बेटा लैपटॉप पर्क नहीं है, तो लैपटॉप पर्क नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, ये अपन सैलरी निकालने के लिए 10% करेंगे ना, मतलब घर की वैल्यू निकालने के लिए 10% करेंगे ना, तो आप मुझे बताओ कि यार किस वैल्यू का करूं मैं, 80,000 इंटू 12 का 10% की इसमें टेलीफोन अलावेंस जोड़कर करूं, इसमें टेलीफोन अलावेंस जोड़कर कर देना, विद टेलीफोन अलावेंस, क्योंकि ऑल टैक्सेबल अलावेंस लेते हैं। अब वो छुपा हुआ है यार नालायक, अलावेंस यहाँ छुपा हुआ है बीच में कहीं,
नहीं तो गलती से स्किप ना हो जाए। पर्क्स तो ऐड नहीं करते, देखो पर्क्स तो ऐड नहीं करते, बाकी सब तो पर्क है, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरास, लैपटॉप, ये सब तो क्या है, पर्क है, बाकी चीजें ऐड नहीं करेंगे। ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर से तो क्या ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं, बस 75,000 माइनस करेंगे। कितने नंबर का था ये, 4 नंबर का था यार। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दे दिया भाई। बच्चा सोच रहा होगा सर सैलरी के अंदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्यों देंगे, तो सुनो, कोई मतलब नहीं है। अगर पहले घर दिया होता, पहले घर दिया था, उसकी वैल्यू दे रखी होती, तो उसको इंडेक्स करके देखते कि उसकी कितनी वैल्यू बन रही है। वो वैल्यू है ही नहीं ना, पिछले साल कितना वैल्यू हुआ था ये दिया का है। ठीक है, तो टेलीफोन अलाउंस तो एग्जाम है ना। नहीं नहीं यार, फुल्ली टैक्सेबल है, मैंने कभी नहीं बताया टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन का यूज करना, टेलीफोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये एग्जाम है। क्यों, डेप्रिसिएशन से क्या करेगा करके। लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीफोन्स वगैरह पर्क नहीं होते। लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, ये सब पर्क नहीं होते, यू पर्सनल यूज भी है तो भी नहीं है बेटा। ठीक है, देखो सीए के पिछले 4 अटेम्प्ट्स में तो एक ही बार सैलरी ढंग से पूछा। सर लेस क्यों नहीं किया एक्सपेंस को। देख कृष्णा, सैलरी में से क्या माइनस होता है, सैलरी में से क्या माइनस होता है, सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, क्या टेलीफोन अलाउंस का लिखा है कि जो पे करते हैं। ऐसा तो बेटा मेरी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है, तो सारे खर्चे माइनस कर दूं। नहीं, खर्चे हम तभी माइनस कर सकते हैं जब बोला गया हो। तो सर हाउ आर यू सीबीडीटी में करता हूं ना मैं, बाकी जगह से थोड़ी मतलब है। भाई उसके लिए दक्ष वो वीडियो देख ले यार प्लीज। प्रोविजन के लिए सही में भी नहीं, प्रोविजन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो देख लेना। हाँ, टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल्स भी एग्जम्प्ट होते हैं। देखो टेलीफोन के बारे में अगर कंफ्यूजन है तो जरा देख लो। टेलीफोन दिया, टेलीफोन एग्जम्प्ट है, ने फोन वगैरह एग्जम्प्ट है, उसके बिल्स वगैरह भी एग्जम्प्ट है, उसके बिल्स भी एग्जम्प्ट है, जैसे इंटरनेट के बिल्स वगैरह जो भी है वो एग्जम्प्ट है। टेलीफोन अलाउंस एक लोता है वो टैक्सेबल है, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है, लैपटॉप अलाउंस वो टैक्सेबल है, लैपटॉप अलाउंस वो टैक्सेबल है। शॉर्ट नोट्स, मैंने, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है सैलरी का, मैंने हैंड रिटन नहीं, वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, मैंने नहीं लिखा था। देखो मेरे नहीं लिखने का, और ऐसा नहीं था कि वो मैंने पहले से ही नहीं लिख रखा था उसको, और इंस्टीट्यूट पूछ भी कम रही थी, क्योंकि उनका इंटेंशन आजकल शिफ्ट हो चुका है, क्लियर कट क्लबिंग सेट ऑफ पे ज्यादा उनका फोकस है, पूछ कम रहे। दे दूंगा मैं, एक मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों यार, मॉड्यूल के एक आध क्वेश्चन और देख लो, आपको देखना हो तो। एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो मेरे ना, मेरा ही ये आप लोगों को प्रैक्टिस कराने का इंटेंशन क्या था कि
एक बार आपने क्वेश्चंस भी देख रखे होंगे, तो अब जब आप अपना खुद सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा तुम्हारा एक माइंड एकदम से बना हुआ रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो प्रोविजंस पढ़ते टाइम तुमको थोड़ी आसानी लगेगी, हाँ उस एंगल से पढ़ना है। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करी, अभी आपने पढ़ना खुद ने तो पढ़ना स्टार्ट ही कहाँ किया होगा, अभी तो अपनी क्लास खत्म हुई हो, फिर आपने मैं आपको सीधा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप जब पढ़ो तो इस एंगल से पढ़ना कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन फटाफट रीड कर देता हूँ आपके साथ। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट दी सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। सीएस वालों तुम तो ये 5, 6, 7, अब ये तुमको कंपाइल करके देता हूँ यार, एक बार कंपाइल कर देता हूँ, ये आ सकते हैं क्योंकि सीए मॉड्यूल में है ना, तो आ सकते हैं। मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर एम्प्लॉय, वही ग्रेडेड क्रेडिट पे सिस्टम है। ही पेड डीए, he is paid 10% DA and bonus equivalent to 1 month salary based on the March every year। तो मार्च में जितनी सैलरी होती है और जितना डीए होता है ना, उसका बोनस मिल जाता है उसको, ठीक है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 15% टू हिज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो 15% आ जाएगा, में से 12% ऑफ सैलरी एचआरए वाली सैलरी एग्जम्प्ट होता है। ही इज प्रोवाइडिंग फ्री हाउस फैसिलिटी विच इज टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी एट अ 10,000 पर मंथ। तो हाउस फैसिलिटी रेंट रेंट पेड बाय द कंपनी है, तो रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर करते हैं, याद रखना रेंट में। लैपटॉप तो परक होता ही नहीं है। कंपनी रिम्बर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दी, हाँ यार बच्चों ये बात अच्छी बात है, देखो इधर मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट में तो अब लिखा होना चाहिए कि कौन सा अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वॉट एवर दी हॉस्पिटल इज। कुछ नहीं लिखा हो ना, तो फिर वो टैक्सेबल मानना कि वो ना गवर्नमेंट है, ना एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, ना अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, कुछ नहीं लिखा हो तो उसको टैक्सेबल मानना, ठीक है। तो कंपनी रीइंबर्स में बताता हूँ गिरिराज, अपन बात कर लेंगे। द कंपनी रीइंबर्स वाली, ठीक है। द मंथली सैलरी ऑफ अ हाउसकीपर इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी, टैक्सेबल है, सर्वेंट फैसिलिटी है। गिफ्ट वाउचर ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, टैक्सेबल है। 5,000 से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल है। कन्वेंस अलावेंस 1,000 रुपए पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट, तो भाई खर्चा हो जाता है। हाउ आर यू सीबीडीटी, देखो यहाँ पर खर्चा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट में खर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ आर यू सीबीडीटी में ही खर्चे इंपॉर्टेंट है। ही इज आल्सो प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। आपको याद है मैंने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, लेकिन मेडिकल और पर्सनल एक्सीडेंटल वगैरह सब एग्जाम्प्ट हो जाती है। इसको दिव्या, दिव्या रिलेटिव उसको मानेंगे, मानेंगे ना। हाउस होल्ड मेंबर का मतलब ही तो होता है, डिपेंडेंट भी आ जाते हैं उसमें। ही इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंस, यहाँ पर भी टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है। क्यों पूछ रहा है बेटा वो टेलीफोन अलाउंस, अच्छा लैपटॉप अलाउंस होता तो भी टैक्सेबल है। वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि लोगों ने सुना होता है लैपटॉप मोबाइल फोन एग्जम्प्ट होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वही बात अलाउंसेस में भी अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बात है। हाँ यार, अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, और ही रिटायर्ड ऑन 13/12/2024, 13/12/2024 एट एन एज ऑफ 60 आफ्टर पुटिंग इन 25 years। इज अ गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। 6 और 7, 6 पे अच्छा क्वेश्चन है। 6 वाले की प्रैक्टिस करना बच्चों। 6 वाला जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना हो, सैलरी पूछना ही हो, डिफिकल्ट पूछना हो, तो ऐसा पूछेंगे। अब इसमें आएगा आपका वो ग्रेचुटी, तू बोल रहा था ना दक्ष, ग्रेचुटी वगैरह इधर पेंशन आ सकता है। ही रिटायर्ड after putting in 25 years and 9 months of service from a private company at Delhi। He was paid a salary of rupees 25,000 रुपए per month and house rent allowance। अच्छा बेटा सैलरी कब तक मिलेगी, दिसंबर तक मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके बाद रिटायर हो गया है। और एचआरए मिला है, तो देखो यहाँ पे सारा कैलकुलेशन रिस्ट्रिक्ट रखना आप 9 मंथ्स पे ना। सैलरी 25,000 इंटू 9, हाउस रेंट अलाउंस जो भी मिला है तो उसकी एग्जाम्पशन जो भी कैलकुलेट करोगे वो 9 महीने के लिए करोगे। 40% सैलरी भी 9 महीने की अगर आएगी, 50% जो भी आएगी 9 महीने की आएगी। रेंट पेड भी 9 महीने का, 10% ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी भी 9 महीने की, एचआरए भी 9 महीने का, विचएवर इज लोअर करके एग्जाम्प्ट करेंगे, ध्यान से करना है। हाँ, ऑन रिटायरमेंट ही वॉज पेड ग्रेचुटी ऑफ रुपीज 3.5 लाख। ही वॉज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट।
अब बच्चों उसको रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी मिल रही, तो ग्रेचुटी के दो बच्चे थे, एक तो था ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल हो जाती है, और रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिस्ट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए देखना पड़ेगा कि वो पोगा से कवर्ड है या नहीं है। पोगा से कवर्ड है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन में देख लो कवर्ड बाय पोगा है, तो पोगा है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होगा, है ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। याद करो बच्चों, एक्चुअल रिसीव्ड या फिर 20 लाख या फिर 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी, 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस। तो बेटा 25 साल 9 महीने को राउंड ऑफ कर देंगे, है ना, 25 साल 9 महीने को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 साल 15 दिन की सैलरी। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या था, वो किसी को याद है, वहां पर पोगा से कवर्ड होता है तो सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस सीडीए था कि बेसिक सैलरी प्लस डीए था, बेसिक सैलरी प्लस डीए था, तो बेसिक प्लस डीए इंटू 15, और सुनो इंटू 15 डिवाइड बाय 26 करेंगे, इंटू 15 डिवाइड बाय 26, क्योंकि पोगा से कवर्ड होता है तो हम 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 26 करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। फिर यहां पर एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं बच्चों, ग्रेचुटी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ग्रेचुटी उसको मिली कितनी है, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 15 दिन की सैलरी, बेसिक सैलरी सीडीएस में कुछ है ही नहीं, तो 15 दिन इंटू 15 डिवाइड बाय 26, और 25 साल 9 महीने को 26 से मल्टीप्लाई किया, लिमिट नोटिफाइड नहीं है, तो 375। एक्चुअल रिसीव कितना था, 350, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 350 आया, तो पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट हो गया, पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट। और तुम्हें ना इसमें मत सॉल्व करना बेटा, इसमें मत सॉल्व करना, मेन सॉल्यूशन में मत सॉल्व करना, वर्किंग नोट बना के अलग से सॉल्व करना। पता चला यहाँ पे गाटापीटी कर रहे हो तो मेन सॉल्यूशन खराब होता है, सीधा उठाकर वर्किंग नोट वाला फिगर लिख देना, ग्रेचुटी वर्किंग नोट नंबर 1 एग्जाम्प्ट, वहां जाके देख लो कैसे निकाला भाई। अब नेक्स्ट इज लीव सैलरी, एक्यूमुलेटेड लीव 15 दिन की थी, पर एक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 15 डेज पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, दिस वाज एनकैश्ड एट द टाइम, a sum of rupees 3,15,000 was received by him in this regard। तो बेटा लीव सैलरी कितनी मिल रही है, 3,15,000, तो लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती तो टैक्सेबल होती, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के टाइम पे मिलती तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो एग्जम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल करते हैं। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या करते हैं, एक्चुअल रिसीव या फिर 25 लाख, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, यहाँ पर जो सैलरी लेते हैं वो एचआरए वाली सैलरी लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, बैलेंस लीव पीरियड। देखो क्वेश्चन में he had accumulated leaves of 15 days per annum during the period of service, तो ये 15 दिन accumulated leaves है, तो बच्चों मुझे बताओ बैलेंस लीव पीरियड कैसे लेंगे, accumulated लीव पीरियड ही दे दिया, accumulated leaves of 15 days, नहीं नहीं, एक्यूमुलेटेड लीव्स ऑफ 15 डेज, तो 15 डेज पर एनम, तो कितने साल है, 25 साल 9 महीने, तो 25 साल से मल्टीप्लाई, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, तो इसका आपका बैलेंस लीव पीरियड जो, बैलेंस लीव पीरियड जो बचेगा वो कैसे आएगा, है ना, तो इसका बैलेंस लीव पीरियड, बैलेंस लीव पीरियड का फॉर्मूला, बैलेंस लीव पीरियड कैसे निकालते हैं, टोटल लीव्स माइनस लीव अवेल्ड, टोटल लीव्स माइनस लीव अवेल्ड, टोटल लीव्स में से माइनस कर दो लीव अवेल्ड, तो टोटल लीव्स कितनी थी, तो उसको हर साल 25 हर साल 30 दिन की लीव्स मिलती थी, हर साल 30 दिन की लीव्स मिलती थी, ये क्वेश्चन सेम ही है ना।
तो 30 दिन की लीव्स मिलती थी। तो उसने काम किया था 25 साल 9 महीने। तो यहाँ पर बेटा 25 साल 9 महीने है, तो कंप्लीटेड ईयर्स लेते हैं। 25 इंटू कितना कर दिया, 30। तो ये आ गया आपका, और देखो इसको सीधा भी निकाल सकते थे यार, ये है ना, इतना घुमा फिरा के इनने निकाला। आप सीधा 15 इंटू 25 करो ना बेटा, कितना आ रहा है 15 इंटू 25। 15 इंटू 25 करेंगे तो 375 आ ही रहा है, सीधा आ रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसा किया इनने। और एक्यूमुलेटेड लीव्स ऑफ 15 डेज बची हुई है, 15 इंटू 25, तो सीधा 375 आ गया। एक्चुअली वो उनने ऐसा क्यों करा, उनने क्या करा है, उनने ये करा है बेटा, उनने लीव अवेल्ड नहीं दे रखा है। तो लीव अवेल्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, लीव अवेल्ड कितना किया होगा। ठीक है, तो 375 डेज करके आएगा, इनटू कितना कर देंगे अपन, वो डिवाइड बाय 30 कर देंगे, क्योंकि बैलेंस लीव पीरियड जो आया होगा वो मंथ्स में आया होगा। तो डिवाइड बाय 30 कर दो तो डेज में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी से कर देना। जैसे इसमें एक स्पेशल बात है, इसमें एक स्पेशल बात है जो मैंने क्लास में ना सीए को बताई है ना सीएस को बताई है, नहीं बताया है मैंने। वो नहीं बताया, मुझे नहीं लगता था कि वो आएगा करके, वैसे भी वो आया नहीं। मैंने जो भी आपको लीव सैलरी में पढ़ाया है वो तब तक, ये बात जो मैंने अभी शॉर्टकट अपना लिया ना मैंने, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 15 इंटू कितना हो गया, ये दो 25 करा। ये बात तब तक सही है जब यहाँ पे एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड 30 डेज लीव्स पर एनम है, 30 डे की लीव पर एनम है तब तक। अगर यहाँ पे ये 32 हो जाता तो बेटा फिर कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ और होता। 35 40 50 कुछ हो जाता तो कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। कभी देखेंगे, कभी बाद में हुआ इच्छा तो मैं बता दूंगा किसी दिन, कोई स्पेशल पॉइंट, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है वो। फिर ही इज रिसीविंग पेंशन, उसको पेंशन मिलना चालू हुई। हाँ होता है। देखो मिलने को तो कितनी भी मिल सकती है, मिलने को तो कितनी भी मिल सकती है, लेकिन एक्चुअली में रिसीव ज्यादा भी तो हो सकती है, फिर वहां पर कुछ चेंज हो जाती है। आएगा नहीं एग्जाम में यार, क्या बताऊं उसको, क्लास के बाद बताता हूँ, एक बार ये डिस्कस कर लो फिर बताता हूँ, लास्ट में जो सुनेगा वो सुन लेगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। ही इज रिसीविंग 5,000 एज पेंशन, तो 5,000 जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने की पेंशन ले लेना बेटा। और एक्यूमुलेट पेंशन कम्यूटेड और अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड तो पूरी टैक्सेबल होती है, और जो कम्यूटेड होती है, कम्यूटेड के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखेंगे ग्रेचुटी मिलती है कि नहीं मिलती। ग्रेचुटी अगर मिलती है, अभी मिली है इसको ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मिली है, तो 1/3 ऑफ फुल पेंशन इज एग्जम्प्ट, 1/3 ऑफ फुल, 1/3 आप ले लेना, एग्जम्प्ट कर देना। द कंपनी वॉज प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर इस कलेक्स, तो जो कलीग्स वाला है वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जो कंपनी ने गिफ्ट दिया है 5,000 तक। अब सुनो बच्चों, क्या होता है, लेस देन 5,000 है तो एग्जम्प्ट। अब इनकम टैक्स की साइट पे जाके रूल पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी लिखा है लेस देन 5,000 है तो एग्जम्प्ट है, 5,000 है तो टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन ये 5,000 को क्या कर रहे हैं देख लेते हैं, देखो इनका एग्जैक्ट 5,000 होता है तो क्या करते हैं, एग्जैक्ट 5,000, the value of gift voucher token in lieu of gift received by the employee or household below 5,000 in aggregate during the previous year is exempt. In the case gift voucher received on the occasion of marriage anniversary, the sum exceeds, क्यों 5,000 तो था, 10,000, 10,000 था क्या, 10,000 था क्या, द कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 5,000, और कुछ गलत क्वेश्चन तो देख रहा हूँ, सिक्स है, सिक्स के अंदर गिफ्ट वाउचर, हाँ नील। देखो गिफ्ट वाउचर, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर टोकन इन लिeu of salary received by the employee how not exceeding 5,000 aggregate during the year is exempt।
कुछ अलग क्वेश्चन दिख रहा था। और ये ना एग्जैक्ट 5,000 को भी एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट 5,000 को भी एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, है ना। बट लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, आप मॉड्यूल भी रीड करोगे ना, लेस देन 5,000 है तो एग्जाम्प्ट है। अब क्या करे बताओ, एग्जाम पर्पस के लिए याद रख लेते हैं कि एग्जैक्ट 5,000 है तो भी एग्जाम्प्ट कर दो भाई। एग्जाम पर्पस के लिए याद रख लो कि एग्जैक्ट 5,000 है तो भी एग्जाम्प्ट कर दो। मैंने शायद क्लास में भी बोला था आपको ये बात। ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट वाला है बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल है, कमीशन टैक्सेबल, इंटरनेट अलाउंस टैक्सेबल है, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल है। जब तक ये नहीं बोले कि गवर्नमेंट है अप्रूव्ड है तो सब टैक्सेबल करो। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो ऐड करके पूरा वाला माइनस कर देना। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जम्प्ट है। गिफ्ट वाउचर, अब देखो ये वाले पॉइंट में लिखा था ना, ये गिफ्ट वाउचर गिवन बाय एम्प्लॉयर, तो ये तो टैक्सेबल है, 5,000 से ज्यादा हो गया तो। ये वाला पॉइंट में देखो इन्हें नोट में क्या डाला है, आप खुद पढ़ो इसको। Gift voucher given by employer on Mrs. Akansha's birthday entire is taxable since the perquisite value exceeds 5,000 as per rule 7। यहाँ पर भी उन्होंने वही लिखा हुआ है rule 5,000। बाकी मेरे हिसाब से लेस देन 5,000 इज द करेक्ट वर्ड। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट 5,000 को भी टैक्सेबल मान रहे हैं, अपन टेंशन नहीं करेंगे, जो मॉड्यूल में करा है वो कर लेंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो टैक्सेबल होती है। लाइफ इंश्योरेंस लैपटॉप टैक्सेबल नहीं होता। चिल्ड्रन ऑफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता लैपटॉप से। तो एम्प्लॉयर ओन्स मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, वही कार दे रखी, प्लस कर देना। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस, तो क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, जितना भी खर्चा हुआ क्रेडिट कार्ड का और जो ऑफिशियल पर्पस है और जो एम्प्लॉय ने पे किया है वो माइनस करने के बाद रिमेनिंग टैक्सेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड इज एक्सक्लूसिवली नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिस पर्पस। और डिटेल्स ऑफ the credit card is not exclusive use for official purpose, detail of usage are not available। ठीक है भाई, तो 7,000 को पूरा टैक्सेबल मार दो यार। अगर आपने ऑफिस के लिए किया तो पूरी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। हाउ यू कैन से कि ऑफिशियल यूज है, जब तक आप ऑफिशियल यूज के लिए डिटेल मेंटेन नहीं करोगे आपको वो पूरा माइनस करने की परमिशन नहीं, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ ना, एज पर रूल 3 द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई और बाय मेंबर ऑफ हिज होल्डर ऑन ceremonial occasions or otherwise then from employer shall be determined as a term equal to the such as gift। however value of any gift or voucher received by the value by the member of his household below 50,000। यार देखो लिख 55, सॉरी बिलो 5,000, लिख बिलो 5,000 रे, जब एग्जैक्ट 5,000 की बात आती तो टैक्सेबल मार देते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन यार, कुछ आरटीपी के देख लिए, सीएस वालों के क्वेश्चन देख लिए। अब आपको आइडिया लग गया भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन के बाद आप शीट के क्वेश्चन, जो मैंने आपको शीट दी थी उसके क्वेश्चन करोगे तो थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे भाई। अपने शीट के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, कंपेयर करके देख लेना आप, है ना। मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, या आखिरी के 5 6 7 मॉड्यूल के कर लो, और आरटीपी 2 आरटीपी कर लो, 2 पेपर के कर लो, बहुत होता है, आइडिया लग जाता है इससे कैसा है। हाँ, 5,000 का एक्सीड होगा तो पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये था आपका सैलरी हेड का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन।